अब ये एक अगला सवाल की हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस सवाल ने हमारे 10 मिनट में दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि उसमें एक भाषा लिखी हुई है रशियन से। हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था, तो रशियन से जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हमें लगा कहीं ट्रांसलेशन गलत है, क्या है। अब चैट जीपीटी से भी करवा लिया हमने, जेमिनाई से भी करा लिया हमने, डीप सीक से भी करा लिया ट्रांसलेशन। सबसे ट्रांसलेशन डीप सीक का ट्रांसलेशन करनी हो नहीं पाया क्योंकि उनका सर्वर बिजी था, तो ट्रांसलेशन दोनों ने फिर अपना भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा कर क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश की। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, क्योंकि अभी पढ़ते हैं सर। सवाल आप पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बता देंगे सीधे। पूरा पांचवा सवाल है, जैसा कि आपको पता ही है। ये पांचवा सवाल। 2 nails are driven into a vertical wall at the same height। यानी कि ये nails 1, ये मान लेते हैं ये nail 1 है, ये nail 2 है। ठीक है। A weightless inextensible string is attached to one nail with a small ring threaded in onto it. The other end of the इस nail में यहाँ पर एक small ring यहाँ पे लगा दी गई, इसके मतलब ऐसे ring loop में फंसा दी गई जैसे। The other end of the string is passed over the second nail. Two identical masses are attached, जैसे डायग्राम में दिखाया। मास भी m है और इसका भी मास m है। One of the ring and the other to the free end of the strings, ठीक है, जो अपने को दिख रहा है। Determine the accelerations of the masses at the moment they pass through the equilibrium position। इसी लाइन को सर थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। पागल हो गए हम। हाँ, हम इस लाइन को पढ़ के पागल हो गए। आपको इतनी, जब तक सवाल सर पूरा पढ़ रहे हैं, बाकी सवाल समझा रहे हैं, आप भी सोचिएगा कि ये क्या बकवास बोल रहे हो। The string between the nails was horizontal and the initial velocities of the masses were 0। ऐसे थी हमारे पास, ऐसे सिस्टम था, पूरा ऐसे सिस्टम था। ये हॉरिजॉन्टल थी, ये रिंग यहाँ पर ऐसे थी, उससे ब्लॉक लटका हुआ था, ये नीचे आ रहा है। अब छोड़ दिया पूरा, अब छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। और ये लाइन आप बार बार फिर से पढ़िए। पहले तो पूछा एक्सेलरेशंस ऑफ द मासेस। ऑब्वियसली जो सर ने ब्लॉक बना रखे हैं उनका एक्सेलरेशन पूछा गया है, लेकिन जब पूछा गया एट द मोमेंट दे पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसकी इक्विलिब्रियम, जब सर इस क्वेश्चन में जो अपने को लग रहा था, मतलब मुझे जो लग रहा था कि अगर ये दोनों मासेस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहे हैं, मतलब दोनों अपनी इक्विलिब्रियम पर हैं, अगर हम ऐसा मान रहे हैं, तो फिर एक्सेलरेशन का ही पूछ रहा है। वही तो समस्या आ रही थी। लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजन थी। फिर हमें लगा शायद ये कह रहा होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, पर वो भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 क्या करूं मैं, एक का नीचे एक का ऊपर, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिलेशन होगा, क्योंकि हमने जब उसी कंस्ट्रेंट की कोशिश की, हमें समझ नहीं आ रहा सेंटर ऑफ। फिर मुझे एक बात अचानक से क्लिक की कि एक्सीलरेशन इक्विलिब्रियम का मतलब है पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल मिनिमम होने का मतलब फोर्स 0 होना नहीं होता है, नेट फोर्स 0 होना नहीं होता है। वो तो हम किसी पार्टिकल पे लगाते थे और एक को रिजिड मानते थे, एक को रुका हुआ मानते थे, तब हम कहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स 0 है, -du/dr से। ये सिंगल पार्टिकल नहीं था, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास, अगर हम यहां पे बात करें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है उस मूवमेंट पर, जिस मूवमेंट पे हम बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ने अपना मिनिमा एक्वायर किया हुआ है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ने अपना मिनिमा एक्वायर किया हुआ है। ये कहानी का पूरा सार था। तो अब सर सबसे पहला काम करते हैं कि हम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है पहले लिख लेते हैं। लेट्स से ये सर डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं x मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ये डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी को नीचे की तरफ सर मैं मान लेता हूं v1 हो गई है, और इसकी वेलोसिटी को ऊपर की तरफ मैंने मान लिया v2 हो गई है, और लेट्स से ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और लेट्स से ये गैप कुछ जरूरत नहीं गैप वैप की, वैसे एक्स और वाई की टर्म में सब लिख ही लेंगे। ये गैप भी लिख लेते हैं हाल फिलहाल। लेट्स से ये गैप a है, लेट्स से ये गैप a है। तो सर अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय लिख सकता हूं mg माइनस mgx माइनस mgy प्लस c। ठीक है, इसको इस लेवल की हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस mgx माइनस mgy प्लस c। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है सर? सही है, क्योंकि और कोई तो है नहीं, द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो यही लिखेंगे सर। अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने ये लिख दी है, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना है तो इसका मतलब है इस मिनिमम होना, इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव जब 0 किया सर हमने,
तो हमारे पास आया तो ये mg कैंसिल हो गए, ये तो ये आ गया तो dx प्लस by का dt v1 हो जाएगा। dx by dt plus dy by dt is equal to 0, हाँ, dx by dt plus dy by dt equal to 0, y घट रहा है dx by dt is v1, dy by dt is minus v2, v2 यानी कि कंडीशन आ गई v1 equal is to to v2 v2 at that moment। जिस समय हमें सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालने हैं, उस मूवमेंट पर v1 और v2 बराबर होंगे, उस मूवमेंट पर v1 और v2 बराबर होंगे। ये इसका बहुत मुश्किल से बात समझ में आई कि ये v1 इक्वल टू v2 होंगे। अब सवाल तो भी नॉर्मल सवाल है, अब सवाल में कोई बड़ा नॉर्मल इतना भी नहीं है। अच्छा रिंग सर, देखिए ये बात जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि एक रस्सी में टेंशन कब तक सेम रहेगा, सर क्या बोलता रहता हूं मैं, जब तक कि कोई along the string कोई कंपोनेंट कोई फोर्स ना आ जाए। और ये रिंग जब हमने यहाँ पे टांगी हुई है, तो ये रिंग अगर ध्यान से देखें सर, तो उसमें ऐसे तो ये ऐसे हो रहा होगा सर। हाँ। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स जो टेंशन ऐसे, और ये रिंग इस पे नॉर्मल इस तरह लगा रही होगी। हाँ। यानी इस केस में भी हम एक चीज क्लियर है कि टेंशन हर जगह सेम रहने वाला है, टेंशन हर जगह सेम रहने वाला है। ये या तो अपन जब टेंशन कब वेरी करता है कब नहीं करता, ये आप क्लास में ये चिल्ला चुके हैं हम इस बात पे। तो ये टेंशन हर जगह सेम रहने वाला है इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे। तो ये हमारे पास आ गई रिलेशन। अब सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। हाँ। रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होनी है सर, तो अगर इस लंबाई को देखें, ये थीटा है, 2x, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, हाँ। ये भी थीटा, सिमेट्री तो मेंटेन रहेगी, ये भी हाँ। थीटा, क्योंकि इस टेंशन के cos थीटा कंपोनेंट बराबर होने ठीक हैं, है। तो सिमेट्री मेंटेन रहेगी, हमेशा एंगल थीटा ही होंगे। ये तो बहुत बच्चों को दिख गया होगा। तो इसकी v1 की इधर की जो वेलोसिटी, v1 जो इधर है, v1 ये v1 का ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा ही होगा सर। तो v1 सर ये वाला एंगल इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये एंगल थीटा हुआ, ये नहीं सर, ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये इन दो के बीच का एंगल है, तो वर्टिकल और उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा होगा। तो v1 cos थीटा जो है, v1 cos थीटा है इसका लंबाई बढ़ाने, इधर वाले रस्सी का इधर लंबाई बढ़ाने का। सॉरी हमने इसके अलोंग लिखना है, सॉरी नहीं, मैं दूसरी बात कहने वाला था कि इसमें जो ये जो v1 इस v1 का ये जो रस्सी है, हाँ। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, अच्छा, ये इसके थीटा को बदल रहा होगा। अच्छा, एक्चुअली ओमेगा निकालना चाह रहे हैं रस्सी का, डी थीटा बाय dt चाहिए होगा, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहली इक्वेशन हम लिख देते हैं सर, मैं कलर चेंज करके पहली इक्वेशन लिख देता हूँ। ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई जब हमें निकालना है। पहली कंडीशन जनरल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरल बात हमारे पास आ गई। यहाँ पे मैं यही लिख दूं क्या? यही लिख देता हूँ। तो हमारे पास आ गई डी थीटा बाय dt, v1 cos थीटा डिवाइड बाय ये लेंथ सर, ये लेंथ सर, तो ये लेंथ है l। ये अगर इसको 2a मान लेते हैं सर, तो ये a हो गया, तो ये हो जाएगा सर a sec थीटा। ठीक है, a sec थीटा। तो a sec थीटा, तो आपको पता है कि v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसकी चल ओमेगा दे देगा, v1 cos थीटा बाय a sec थीटा cos स्क्वायर थीटा, दिस इज d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt। तो थीटा के बदलने का रेट हमारे पास ये आ गया। ये हाई होप कि एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास आ गया, v1 cos थीटा बाय a इज d थीटा बाय dt। अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट सर। ठीक है, कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कंस्ट्रेंट जब अगर हम लगाने की कोशिश, ये तो एक इक्वेशन लिख ली, मैं शायद अगले पेज पे कर दूं उसके अंदर, क्योंकि बहुत कचरा हो रहा है। तो पहली इक्वेशन, कंडीशन हमारे पास आई जिस मूवमेंट पे हमें सॉल्व करना है, कंडीशन हमारे पास आई सर, जिस मूवमेंट पे हमें सॉल्व करना है वो आई उस जिस मूवमेंट पे आंसर निकालना है वो आई v1 इक्वल टू v2 के बराबर से। और हमने जो एक पहली इक्वेशन जो हमने जनरल सॉल्व की है, वो ये है कि थीटा बाय dt की वैल्यू जो हमारे पास है सर, वो है v1 cos स्क्वायर बाय l cos स्क्वायर थीटा। a ले रखा है वो अपन ने, अच्छा a है, सॉरी a cos स्क्वायर थीटा, v1 बाय a cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक पहली इक्वेशन है। अब हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं सर। कंस्ट्रेंट देखते हैं तो सर इसकी वेलोसिटी ये जो है v1 sin थीटा बढ़ा रहा होगा, इसकी भी v1 sin थीटा बढ़ा रहा होगा, और ये v2 से कम हो रहा होगा, तो 2v1 sin थीटा तो इसका मतलब है हम यहाँ पर कह सकते हैं, दूसरी इक्वेशन आई कंस्ट्रेंट से 2v1 sin थीटा, जो कि लंबाइयां बढ़ा रहे हैं तिरछी वाली, माइनस और जो v2 घटा रहा है वो बराबर होने चाहिए। तो 2v1 sin थीटा इक्वल टू v2। तो जिस इंस्टेंट पे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से थीटा तो 30 आ गया, उस इंस्टेंट पे, एट द इंस्टेंट जब हमें सॉल्व करना है,
एट द इंस्टेंट जब हमें सॉल्व करना है, जब हमें सॉल्व आंसर निकालना है, ये तो जनरल बात है, ये भी जनरल बात है, ये सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन जनरल है, वो स्पेसिफिक कंडीशन है। एट दैट इंस्टेंट थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। ये भी हमारे पास कंडीशन ऑफ द इंस्टेंट आई, ये दोनों इससे ही निकली है, ये तो हमेशा वैलिड है, ये दोनों तो हमेशा वैलिड है। अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड एक्सेलरेशन निकालना है तो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर सेकंड वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सर, तो हमारे पास आया A2 इज इक्वल टू सर हमारे पास आ गया 2A1 साइन थीटा सर, पहला टर्म, हाँ पहला टर्म आया जब हमने V1 को डिफरेंशिएट किया, प्लस 2V1 cos थीटा, 2 cos थीटा भी सही है सर यहाँ पे, और इनटू V1 इनटू d थीटा बाय dt ओवर इनटू d थीटा बाय dt आ गया सर, ठीक है, d थीटा बाय dt आ गया सर। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, A2 बराबर 2A1 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा V1 d थीटा बाय dt, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सर। यहां तक सही है सर, ठीक है, यहां तक सही है। 2 cos थीटा V1 d, उस समय आ गई हमारे पास ये इक्वेशन 2 cos थीटा V1। अब इसको सर V1 की वैल्यू एक बार डाल देते हैं सर, V1 की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आया सर हमारे पास, A2 बराबर 2A1 साइन थीटा, 2A1 साइन थीटा, A1 हमने सर dV1 बाय dt को लिखा है सर, हाँ, और A2 dV2 बाय dt को लिखा है, तो A2 बराबर 2A1 साइन थीटा प्लस V1 2V1 cos थीटा, और यहां पे ये और है तो मेरे ख्याल से आ गया 2V1 स्क्वायर बाई L, नहीं A, सॉरी 2V1 स्क्वायर बाई A, 2V1 स्क्वायर बाई A, 2V1 स्क्वायर बाई A cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, एम आई राइट सर? ठीक है, तो ये A2 हमारे पास आ गया सर। अभी भी हमारा सवाल सॉल्व तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि A2 हमारे पास इस फॉर्म में आया हुआ है, A2 बराबर ये आया हुआ है। अब हम जाके देखते हैं सर 2V1 sin थीटा V2 के बराबर है, ये हमने लिख लिया, ये सारी कहानी हमने लिख ली। अब हम FBD बना के इक्वेशंस लिखते हैं सर, FBD बना के इक्वेशन लिखते हैं, तो देखते हैं उसको सर क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो सर हमारे पास पहले वाले के लिए इक्वेशन आई सर, देखते हैं प्लीज। टेंशन हम टी मान के चल रहे हैं, मान के चल और mg लगेंगे तो इस पर जैसा कि इसका एक्सेशन ऊपर था, t माइनस mg इक्वल टू ma, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन t माइनस mg बराबर ma2, t माइनस mg बराबर ma2 सर। अच्छा इधर भी दिखा देता हूँ अगर बच्चों को, t माइनस mg बराबर, अब इस वाले ब्लॉक पर ये V1 एक ही नीचे मान माना लेता है, हूँ, तो V1 नीचे माना तो t sin थीटा, तो 2t sin थीटा ऊपर है, mg नीचे है और a1 नीचे है, तो mg माइनस 2t sin थीटा, तो इसके लिए हमारे पास आ गई सर mg माइनस 2t sin थीटा इज इक्वल टू ma1 आ गई सर। तो अब अगर मैं आपके पास देखूं हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास थीटा मिल चुका है हमें सर, थीटा मिल चुका है, अभी हमें V1 भी नहीं पता है, V2 भी नहीं पता है, तो मैं हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन ये है, थीटा मिल चुका है सर, एक इक्वेशन ये है, कितने अननोन है सर हमारे पास, A2 अननोन है, A1 अननोन है, इसको देखते हैं, इसको कितने अननोन है सर हमारे पास, A2 V1 T और A1, A2 V1 T A1, ये चार अननोन है हमारे पास सर, ये चार अननोन है इस मूवमेंट पे हमारे पास। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ वो समझिएगा सर, ये चार अननोन हमारे पास दे रखे हैं। अब ये चार अननोन हमारे पास दे रखे हैं जो हमने आपने बोले, और इक्वेशन हमने अभी तीन लिखी है, तीन इक्वेशन लिखी है, t माइनस mg बराबर ये हमारे पास है। अभी मैं सर इस वाली बात की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे 2t sin थीटा, यहाँ पे 2t sin थीटा की वैल्यू हाफ आ चुकी है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये आ गया mg माइनस t बराबर ma1, और ये आ गया t माइनस mg बराबर ma2, तो यानी ऐड कर दें, यानी a2 और a1 इक्वल आ गए, के साइन अलग हैं बट मैग्नीट्यूड इक्वल आ गए। इज इट राइट सर? सही है। तो a2 और a1 के साइन इक्वल हैं, ये अगर दोनों इक्वेशन देखी जाए तो हमारे पास a2 और a1 के साइन इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों ऐड कर देंगे साइन थीटा की वैल्यू आप, हाँ क्यों हम इसी मोमेंट में बात कर रहे हैं, तो थीटा ऐड कर दिया, अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारे पास सर आ गया कि उस मूवमेंट पर a2 की वैल्यू माइनस a1 के बराबर है सर। ठीक है,
तो अब हमने उस टी पी का पंगा नहीं पाला, टी को हटा दिया, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है दो इक्वेशन है सर। a2 बराबर 2a1 sin थीटा और ये 2v1 स्क्वायर बाई एल हमने यहाँ पे जो लिखी हुई है अभी भी हमारे तीन है। तो अब हमें v1 निकलेगा तो काम चलेगा। जब भी हमें किसी जगह पे v1 निकालने की कोशिश कोई कहता है कि निकाल के दिखाइए, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए सर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई तभी तो हम इसमें सॉल्व कर। a2 की वैल्यू -a1 के बराबर आ चुकी है। a2 की वैल्यू -a1 स्क्वायर के बराबर आ चुकी है, -a1 के बराबर आ चुकी है। ये इक्वेशन हमें क्लियरली पता है, ठीक है, सही है, यहां तक समझ में आ रहा है हमें। तो अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें a2 की वैल्यू यहां डाल देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो a2 की वैल्यू यहां डाली हमने a1, तो ये हमारे पास वैसे ही a1 है, ये a1 है, ये इधर गया तो ये a2 -a1 हुआ, यानी 2a2 हो गया सर, ठीक है, 2a2 हो गया, सही लिखा है यहां तक सर। 2a2 बराबर हमारे पास क्या आ गया सर, 2v1 स्क्वायर बाई a cos क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे 3√3 बाई 8, तो ये हो गया 3√3 बाई 8, 3√3 बाई 8, यानी a2 की वैल्यू हमारे पास अगर, और 2 से 2 कैंसिल सर, 2 से 2 कैंसिल, तो a2 की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है सर, वो आ गई है v1 स्क्वायर 3√3 बाई 8a, ये a2 की वैल्यू आ गई है, ये a2 की वैल्यू आ गई है। पर इसमें अभी v1 और a दोनों ही नहीं पता है, a भी नहीं दिया हुआ है, v1 नहीं दिया। अब हम उस जगह जाके वर्क एनर्जी एक बार लगाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पे जाके वर्क एनर्जी लगाने की कोशिश करते हैं सर। तो ये सर यहाँ पर ये इस सिचुएशन में वर्क एनर्जी लगाने की कोशिश, v1 v2 दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर आ चुके हैं, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सर इस समय mv स्क्वायर हो गई है सर, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, mv स्क्वायर। ये सर आपका पहले ऊपर था सर, ये नीचे आया है, ये कितना नीचे आया है, x नीचे आया है। ये अगर ये मैं यहाँ पे देखिएगा, ये मैं इसको डायग्राम फिर से बना देता हूं एक बार। पहले हमारी फोटो जो थी सर, वो इस नेल और इस नेल के बीच में ये ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा था और ये बीड ऐसे थी सर, ठीक है, ये थी। अब ये हमारे पास ऐसे आया है सर, ये ऐसे हो गया है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो ये जब इधर हुआ है तो ये सर यहां पर आ गया होगा, कहीं यहां पर उठ के आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको a माना है, इसको a माना है, तो ये लंबाई सर a सेक थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा माना था। तो पहले ये लंबाई 2a थी, अब ये लंबाई 2a सेक थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कितना ऊपर उठा होगा, इसकी वैल्यू जो अगर मैं लिखूं तो ये है 2a सेक थीटा माइनस 2a, 2a सेक थीटा माइनस 2a, ये ऊपर उठा होगा सर, ठीक है, 2a सेक थीटा माइनस 2a ऊपर उठा होगा। और ये सर कितना नीचे आया है, ये एंगल थीटा, तो ये a tan थीटा नीचे आया, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें जो गेन हुई है वो कितनी हुई है सर, mg a tan थीटा, ठीक है, माइनस mg a tan थीटा माइनस 2mg a sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर सर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, और v1 इक्वल टू v2 है, v1 इक्वल टू v2 है। हमें सर वहां पे हमारा एक्सेलरेशन में हमारे पास समस्या यही थी कि एक्सेलरेशन हमारे में v1 ही हटाना, v1 स्क्वायर बाई a हटाना था सर। 3√3 बाई 8 तो आ ही रहा है, तो 3√3 बाई 8 आ ही रहा है। m से सर सारे m कैंसिल हो गए, ठीक है, m कैंसिल हो गए हमारे पास, सही है ये m। अब मैं यहाँ पर इस एक उधर ले आते हैं, तो एक उधर ले गया सर, तो मेरे पास आया g tan थीटा माइनस 2g टाइम्स sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई a, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई a आ गया सर। तो हमारा अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं सर फटाफट। थीटा हमें दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये हो गया g बाई √3, ये हो गया g बाई √3, ये हो गया g बाई √3 माइनस ये हो गया प्लस 2g, प्लस 2g, और ये हो गया सर g √3 माइनस g √3 sec 30 का मतलब 2 बाई √3 4g बाई √3 सॉरी, माइनस 4g बाई √3, sec थीटा की वैल्यू 2 बाई √3 डाली, ठीक है, सही है सर। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास v स्क्वायर बाई a, तो v स्क्वायर बाई a की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ गई। अगर मैं यहाँ पे देखूं v स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास √3, मैंने g बाई √3 कॉमन ले लिया सर, ठीक है, g बाई √3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 1
1 plus 2 1 minus 4 1 minus 4 that is minus 3 हो गया, 3 और plus 2 root 3 तो ये हो गया सर 2 root 3 minus minus 3, 3 तो 2 root 3 minus 3 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो यानी कि हमने सही काम किया। हाँ तो v स्क्वायर पर हमारा आंसर एक्सेलरेशन का जो था वो हमारे पास हमने भी निकाला था 3 root 3 by v स्क्वायर by 8 है, तो हमारा एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन का आंसर जो हमारे पास आ गया, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, 3 root 3 by 8 था सर। हाँ तो 3g by 8 हाँ into 2 root root 3 minus 3 is the answer of this particular question जो हमने फाइनली सॉल्व करके निकाल दिया। बहुत सही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपने कुछ देखा होगा। मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आ रहा था, पर हमें बहुत मजा आ रहा था। आई होप इट इज वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय बाय बाय।